नमस्कार दोस्तों, आज 29 जून है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेकर हम फिर से हाजिर हैं। जो सबसे पहली न्यूज़ है, सर्ज इन फूड प्राइसेस सो इन्फ्लेशन फार फॉर टैम। मतलब बहुत बड़ी बात है अभी कि एक महीने के अंदर फूड इन्फ्लेशन जो है, सब्जियों के दाम बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, दाल चावल, इनके भी दाम बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और ये एक बहुत चिंता का विषय बन गया है। अब यहाँ पे एक सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ कि अचानक से तेज़ी से दाम बढ़े हैं। इसका सीधा संबंध मानसून से होता है। मानसून से होता है कि आपने सुना होगा हर साल ऐसे ही घटनाएं, मतलब यदि आपने गौर किया होगा तो हर साल जब बारिश का मौसम आता है तो ये इस टाइम सब्जी की किल्लतें हो जाती हैं। दरअसल क्या होता है कि पानी में सारी चीज़ें डूब जाती हैं और जो फल सब्जियां लगाई गई हैं, हमारे यहाँ परंपरागत रूप से ही लगाई जाती हैं। आज भी हमारे यहाँ इंतजाम नहीं होता कि बारिश हो जाए तो उसे बचाया जा सके, तो डूब जाता है। लत जो लत होते हैं या जो पौधे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके कारण सब्जियों की किल्लतें हो जाती हैं और सब्जियों में कमी आती है। हाँ, ऐसा किया जा सकता है कि कोल्ड स्टोरेज में टमाटर रखे जा सकते हैं। हमें जब पता है कि हर साल ऐसा होना है तो हमें कोल्ड स्टोरेज में या इस तरीके की चीज़ों का उपाय करके हमें रखना चाहिए और सब्जियों के दाम इतने नहीं बढ़ने देने चाहिए। जैसे मैं ये अनुभव बताऊं तो एक महीने में 10 रुपये किलो टमाटर से 100 रुपये किलो टमाटर तक पहुंच गया है, तो 10 गुना बढ़ गया है। ये काफ़ी महंगा पड़ रहा है लोगों के लिए, बहुत दुखदाई है और लोग जो सब्जी खाने को तरस जाते हैं इस टाइम में, तो हमें इसके उपाय करने चाहिए थे। और यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों को भी ध्यान में रखें कि कितना बढ़ा है एक महीने में, एक साल में और 5 साल में कितना बढ़ा है। तो चावल के दाम एक महीने में 2% बढ़े हैं, एक साल में 10% बढ़े हैं और 5 साल में 32% बढ़ा है। सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है वो 84% दिख रहा है तूर दाल में, है ना, जो अरहर की दाल होती है वो, और टमाटर, है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक मंथ में 95%, इससे ज़्यादा ही, तो ये बढ़ गया है। और वो तो इसको आप देख लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है जो हमें पढ़नी है, बायो फर्टिलाइजर स्कीम गेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रीन लाइट, है ना। बायो फर्टिलाइजर स्कीम जो है उसको पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, है ना, धरती माता के लिए इस तरीके के प्रोग्राम पीएम परिणाम के रूप में रखा गया है। तो उसको मतलब ग्रीन लाइट मिल गया, मंजूरी मिल गई है। तो ये इसको आपको देखना है। आज एक पीआईबी की न्यूज़ आई है, पीआईबी में बहुत अच्छे से दिया है, लगभग 3.5 लाख करोड़ की योजनाओं की मंजूरी मिली है केंद्र सरकार द्वारा, तो आप उसे भी देख लेंगे। आज के ही न्यूज़ में है, CCA करके अप्रूव है, उसमें आप पीआईबी में जाएंगे, पीआईबी में प्रेस विज्ञप्ति में आप उसको देखेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा आपको और उसे ज़रूर पढ़ लेंगे एक बार, है ना। और इसके बाद जो हमें पढ़ना है दोस्तों, अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आगे हम ऐसे ही बताते हैं कि क्या और क्यों पढ़ें, और ये आपके जीवन में और आपके परीक्षाओं में बहुत काम आता है। तो इसे रोज़ पढ़ने की आदत डालें और रोज़ हमारे साथ जुड़ें। इसके लिए कि क्या हमने, यदि आप सुबह पढ़ लेते हैं अखबार तो शाम को ज़रूर देखें कि क्या हमने वो चीज़ें पढ़ी जो हमने बताई थी, या कुछ छूट गया है तो उसे फिर से रिवाइज कर लें। 10 मिनट का प्रोग्राम होता है, ज़्यादा नहीं होता। इतने में हम आपको बता देते हैं कि क्या और क्यों पढ़ना है, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है वो पेज नंबर 6 पे, है ना। पेज नंबर 6 पे एक न्यूज़ है, महालनोबिस इन द एरा ऑफ बिग डेटा। आज महालनोबिस की जयंती है। पीसी महालनोबिस जो सांख्यिकीविद हैं हमारे, उनका जयंती है और इन्हीं के जयंती के आधार बना के आज भारतीय सांख्यिकी दिवस मनाई जाती है। तो ये एक बड़ा मामला है और आपको थोड़ा सा जानना है कि महालनोबिस कौन थे और इन्होंने कौन कौन से थ्योरी दिए, किस प्रकार की थ्योरी थी जिसको बहुत ही पूरे विश्व में माना जाता है, पद्म विभूषण से सम्मानित थे। तो इसी पे पूरा डेटा दिया गया है, तो आप इसको देख लेंगे। दरअसल क्या है, स्टैटिक्स क्या है कि किसी भी चीज़ को एक सर्वे या इस तरीके से हम मतलब कुछ आंकड़े लेते हैं और आंकड़ों के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि मोटा मोटा निष्कर्ष निकालते हैं, एकदम से परफेक्ट निष्कर्ष नहीं, लेकिन एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाता है कि किस प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता है। या जैसे आप मान लीजिए कि एक खेत है, इतना बड़ा खेत है
और यहाँ पे पता चला कि किस प्रकार के फर्टिलाइजर की आवश्यकता है। अब हम कैसे जानें, या इस खेत की मिट्टी किस प्रकार की है कैसे जानें। तो अब मान लीजिए कि एक सैंपल सर्वे लिया गया, मान लीजिए यहाँ की मिट्टी हमने उठा ली और यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आपने क्या करा, अब ये सैंपल से क्या होगा कि ये मिट्टी जो है बहुत शानदार है ना। तो ये तो हो गया कि मिट्टी, खेत की मिट्टी बहुत शानदार है। पर यदि यहाँ 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 और यहाँ फिर यहाँ यहाँ रेंडमली हमने उठाई और इन सबके आंकड़े मिला के कहे और यहाँ पे सारी मिट्टी में गुणात्मक रूप से एक ही जैसा रिजल्ट आए, तब हम कहेंगे कि मिट्टी की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। पर यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी आई और यहाँ की गुणवत्ता बहुत ही खराब है ना। तो और फिर यहाँ की गुणवत्ता मध्यम आकार की है, फिर यहाँ की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, यहाँ की गुणवत्ता फिर बहुत खराब है। तो इस प्रकार से हम एक एवरेज निकालेंगे कि इस खेत की गुणवत्ता किस प्रकार की है ना। ये नहीं कि कुछ जगहों पे हमें बहुत अच्छा मिला तो हम बहुत अच्छा कह देंगे। इसी प्रकार से सांख्यिकी का महत्व बढ़ जाता है। एक सैंपल लिया जाता है, उस सैंपल के बाद हमें यह पता चलता है कि उसके एवरेज में औसतन किस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो ये आप देख लेंगे। इसके बाद पेज नंबर 7 पे है रैंकिंग एंड द रियलिटी ऑफ हायर एजुकेशन। आपको पता याद ही होगा कि NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क अभी आया था और जिसमें ओवरऑल जो IIT चेन्नई या मद्रास है उसने बहुत अच्छा वो किया था। दिल्ली विश्वविद्यालय के रैंक भी ठीक ठाक आए थे, IIT थे कुछ, है ना। उसमें एम्स भी एक शामिल था, JNU भी शामिल था 10वें रैंक पे। तो उसी पे बात की गई कि रैंकिंग तो मिला लेकिन रियलिटी क्या है हायर एजुकेशन की, इस पर एक पड़ताल की गई। सुरेश बाबू हैं, प्रोफेसर इकोनॉमिक्स IT मद्रास में है। व्यू आर पर्सनल है, इनके निजी व्यू हैं। तो फिर भी हमें एक मोटा मोटा अंदाजा होता है कि किस प्रकार जो उच्च शिक्षा में क्या रियलिटी है, क्या वास्तविकता है, इसके बारे में बात की गई है। तो आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 12 पर है ना। पेज नंबर 12 पे है एक न्यूज़ है, पेज नंबर 12 पे आगे चलते हैं। नोटो वार्न्स अगेंस्ट ऑनलाइन प्रमोशन ऑफ ऑर्गन ट्रेड। एक देखिए एक छोटी सी न्यूज़ है लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नोटो, अब ये नोटो क्या है, तो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो ये वार्न किया है कि ऑनलाइन प्रमोशन नहीं करेंगे ऑर्गन ट्रेड का, किसी मानव अंग के ऑनलाइन प्रमोशन का ये कुछ नहीं करेंगे। इसके लिए हम फिर कौन से एक्ट लगाएंगे, तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 1994। अब यहाँ पे दो चीज़ें मिली आपको, एक नोटो मिला और एक एक्ट मिला, तो इन दोनों को लिख लेंगे, ठीक है। किस प्रकार से जुर्माना हो सकता है, किस प्रकार से सजा हो सकती है, इसके बारे में दिया गया है। वेयर पनिशेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट विथ फाइन्स रेंजिंग फ्रॉम 20 लाख to 1 करोड़ एंड इम्प्रिजमेंट फॉर 5 to 10 ईयर्स, 5 से 10 साल की सजा और 20 से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको रखेंगे। इसके बाद एक और न्यूज है, कैबिनेट क्लियर्स NRF बिल टू ऑफर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन टू रिसर्च, है ना। NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, है ना, 2023। हाँ, आपको पता होगा कि हम R&D में बहुत पीछे हैं, तो भारत ने NRF एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल लाया है, यूनियन कैबिनेट वेडनेसडे अप्रूव्ड ये किया है। अब ये क्या है कि हमें रिसर्च पे एक सही डायरेक्शन या एक सही संसाधन उपलब्ध कराने के लिए एक संस्थान मिल जाएगा, है ना, या इसके तहत एक संस्थान बनाया जाएगा और उससे हमें संसाधन मिल जाएगा जिससे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकेंगे। आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 पे हम चलते हैं और पेज नंबर 14 पे है इंडियन इकोनॉमी रेसिलिएंट डिस्पाइट ग्लोबल रिस्क, है ना। तो ग्लोबल रिस्क से बहुत अलग है भारतीय अर्थव्यवस्था, ये RBI के गवर्नर हैं, है ना, दास जी ने कहा है। तो ये हमें देखना पड़ेगा, मतलब एक भरोसा रखना पड़ेगा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो अभी विश्व के जो संकटग्रस्त क्षेत्र हैं उससे अलग है और हम ठीक ठाक काम कर पा रहे हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, एक न्यूज़ है शुगर मिल एक्सपेंड एथेनॉल कैपेसिटी, है ना। शुगर मिल्स, एथेनॉल आपको पता ही है कि पेट्रोल में मिलाया जाने वाला पदार्थ है जिससे हम क्या कर रहे हैं कि उसको एक तरीके से ग्रीन
मतलब ऊर्जा या ग्रीन एनर्जी के लिए यूज कर रहे हैं, ग्रीन फ्यूल के तौर पे यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी हो रहा है कि यदि हम 20% तक इसको मिलाते हैं पेट्रोल में तो 20% आयात हमारा कम होगा, जिससे जो विदेशी मुद्रा का भंडार है उसमें बढ़ोतरी होगी और हमारा फिजिकल जो डेफिसिट है वो कम होगा, है ना। तो इसको भी देख लेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि यहाँ पे एक जो एसोसिएशन है वो मिल जाता है। जैसे आप देखिए एथेनॉल प्रोडक्शन से प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन, है ना। तो इस प्रकार के एसोसिएशन भी हैं ताकि वो जो शुगर मिल्स हैं उनके हितों की रक्षा की जा सके, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जा सके। इस प्रकार के एसोसिएशन बनाए जा सकते हैं, इनको जरूर नज़र में रखिएगा। अब जर्मनी सफलर बूस्ट इंडिया कैपेसिटी, है ना। जर्मनी इंडस्ट्रियल एंड ऑटो सप्लायर सफलर इंडिया ओपन ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट सावली इन गुजरात। पहली बात एक चीज़ और भी ध्यान रखना कि सावली इन गुजरात में ही ओपन किया जा रहा है। क्यों? देखिए, जहाँ भी जो राजनीतिक अस्थिरता है वो कम होगी वहाँ पे विदेशी कंपनियाँ ज़्यादा आने का प्रयास करेंगी। अभी गिफ्ट सिटी बनाया गया है गुजरात में, और इस प्रकार जो माहौल क्रिएट करेंगे, जो वातावरण देंगे कंपनियों को आने के लिए, ताकि उनको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, बहुत सारी धमकियाँ ना मिले, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब वो कंपनियां भारत में आने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति पैसा लगा के रिस्क नहीं लेना चाहेगा। तो जो भी कंपनियां आएंगी वो ये नहीं चाहेंगी कि हम पैसा लगाएं और फिर झंझट खड़े हो, यहाँ मंजूरी ना मिल रही हो, वहाँ मंजूरी ना मिल रही हो, ज़मीन नहीं मिल रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रहा हो, विरोध प्रदर्शन हो रहा। तो ऐसे में कोई भी कंपनी आपके यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहेगी। सामान्य तौर पर गुजरात में ऐसा नहीं देखा जाता है। अब गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण के राज्यों में ऐसा नहीं देखा जाता है, जिससे वहाँ पे इंडस्ट्रियों की भरमार हो चुकी है ना। तो हमें अन्य राज्यों, मैं तो कहता हूँ मध्य और उत्तर भारत के राज्यों को, हिंदी क्षेत्र के राज्यों को भी इस तरीके की चीज़ें अपनानी चाहिए। ठीक है, आप राजनीतिक जगह लड़ाई एक जगह रखो, झगड़ा करो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उद्योग के लिए, है ना, उद्योगपतियों के लिए बिल्कुल एक माहौल मिलना चाहिए ताकि वो निवेश कर सकें, है ना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था और फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ने के साथ। धन्यवाद।